अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। हफ्ते का आगाज और मार्केट की ओपनिंग भी 1,80,000 प्लस की रही और क्लोजिंग भी मार्केट ने 180 का लेवल अपना सस्टेन किया। ऑयल की बात करें तो अभी भी 82 83 डॉलर्स के करीब जो है वो ट्रेड और 80s की रेंज के अंदर ही। बट आज कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई हैं, कुछ रिजल्ट्स भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। भी सबसे पहले तो सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो आज फैक्टर सीमेंट का भी रिजल्ट आया। तो ऐसा बताइएगा कि रिजल्ट किस तरह का था और क्या इसकी कोई बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो। जी, अगर नेट प्रॉफिट्स को देखें तो वो भी 9% से बढ़े हैं, ईपीएस भी 8% से बढ़ी है। और इसका मेजर रीजन जितने भी हम सीमेंट के सेक्टर्स को देख रहे हैं ना, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें प्राइमरीली जी, एक रीजन ये है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है वो कम लग रही है। तो एक नॉन ठीक कोर है। इनकम का एडिशन था, फाइनेंस कॉस्ट कम लगी थी, इसकी वजह से हमने देखा फैक्टर सीमेंट में एक बेहतर रिजल्ट नजर आया हमें। ईपीएस की अगर बात करते हैं तो 13 रुपए 22 पैसे हमारे पास ईपीएस आई है। जो पहली ईपीएस थी वो 12 रुपए 14 पैसे पे थी। ठीक तो है। थोड़ी सा हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज है। और डिविडेंड दिया 4 रुपए का। और मेजर रीजन मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट ओवरऑल ठीक था, लेकिन आई थिंक अगर आप शेयर प्राइस की बात करें तो क्लोजिंग अभी 116 रुपए के करीब आई है, इफ आई जी, एम नॉट रॉन्ग, कुछ इसी इसी प्राइस के करीब क्लोजिंग आई है। ऐसे ही है। एंड आई बिलीव कि सीमेंट सेक्टर में आपके पास और भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट वाज ओके, क्योंकि अभी जितने भी करेक्ट, सेक्टर है उसमें सारी एक फाइनेंशियल कॉस्ट कम लग रही है। बट आई थिंक देयर आर गुड ऑप्शंस इन द सीमेंट सेक्टर, करेक्ट। तो फैक्टर के अलावा आप बाकी ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो करंट रिजल्ट से आपको लगता है ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड तो हमने देखा इसने ट्रेडिंग तो अच्छी भी करवा देता है, बट अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम देखें, आपको लग रहा है इस रिजल्ट के बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म होराइजन पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट देखी जा सकती है फैक्टर में, या बेहतर ऑप्शंस की तरफ ही जाना चाहिए सीमेंट सेक्टर में? बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। एसएलएम का भी रिजल्ट है, हम कल हफ्तानामा के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे, एसएलएम को आप बता रहे थे उसके बारे में। बट देन अगेन उसका रिजल्ट आ चुका हुआ है, थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि कैसी परफॉर्मेंस रही है एसएलएम की सो फार। नेट प्रॉफिट जो है वो 35% इंक्रीज किया है। आई थिंक 85 पैसे का, मैं चेक कर लेता हूँ, इनका जो जी, डिविडेंड जी। है 83 पैसे पर शेयर का डिविडेंड है। तो ये हम जब, मुझे याद है जब एसएलएम का आईपीओ भी आया था और एक जो वर्किंग कैपिटल रेज किया था आईपीओ, तो उसको यूटिलाइज किया गया है। और हमने ये कहा भी था कि जब आईपीओ आया था तो हमने ये रेकमेंड भी किया था आप इसका आईपीओ भर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, फिर जब मार्केट ने प्रेशर लिया तो बहुत सारे लोग फंस भी गए थे, मतलब ऑब्वियसली शेयर प्राइस नीचे आ गया था। हमने कहा था कि इसमें डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि कंपनी डिविडेंड दे जी, सकती है, और कंपनी ने 83 पैसा पर शेयर का डिविडेंड दे दिया। सो ओवरऑल अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं 35% से ऊपर है, इट्स अ गुड कंपनी। अगर आपने रखा है तो आप इसको लेके चल सकते हैं। और अगेन रिजल्ट इज गुड, थोड़ा बहुत डिविडेंड आ गया, कंपनी अभी लिस्ट हुई है, अभी उसका आईपीओ हुआ है। अगर आपको इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिले तो फिर प्रॉफिट बुक कर जरूर लीजिएगा। और अगर आपका शेयर लेट से आपकी एक्चुअल प्राइस से नीचे, तो थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं। करेक्ट। मूवीज आपने रिफाइनरी सेक्टर पे एनालिसिस भी दिया था लास्ट वीक, और अटक रिफाइनरी का भी आपने बताया था, कमेंट्स में भी ऑडियंस पूछ रही थी अटक रिफाइनरी का भी काफी। आज हमने देखा है कि अटक रिफाइनरी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया और 1000 से ऊपर जो है अभी मेरा ख्याल है 1100 समथिंग पे ट्रेड हो रहा है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस क्या चल रही है उसकी, बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सिनर्जी को भी हम देख रहे हैं, उससे रिलेटेड भी अच्छी इन्फॉर्मेशन ही आ रही थी। तो कल मुइज भी बता रहा था एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन सिनर्जी की अच्छी आ रही है, स्पॉट परचेजेस करने जा रहे होंगे इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है सप्लायर्स के साथ सिनर्जी के। और अटक रिफाइनरी जो परफॉर्म करे करंट लेवल्स पे आपको अट्रैक्टिव लग रहा है जिसपे अभी ट्रेड हो रहा है अटक रिफाइनरी? मुझे याद है जब मैं अटक रिफाइनरी की बात करता था ना, तो 500 600 रुपए का उसका रेट होता था, तो अब आज जी, तो बहुत बढ़ गया है। लेकिन अभी भी मुझे अगर रिफाइनरी सेक्टर की ओवरऑल बात करें तो अटक रिफाइनरी इज अ गुड पैक। देखें, हम लोग अक्सर शेयर प्राइस को देखते हैं शेयर प्राइस के हवाले से, कि शेयर प्राइस 1000 रुपए का है और पीआरएल 70 रुपए का है, या 40 रुपए का है, 50 रुपए का है, सिनर्जी 12 15 रुपए का है। तो हम ना इस तरह देखते हैं कि सबसे महंगा शेयर है तो शायद सबसे महंगा है, तो इट्स एन एक्सपेंसिव शेयर। हो सकता है अर्निंग के हिसाब से पीआरएल महंगा हो रहा हो इस वक्त, राइट? जी, इट्स नॉट अबाउट द शेयर प्राइस ओनली, बट आपने अर्निंग के साथ कंपैरिजन में आपने ड्रॉ करना है ना, कि आपके लिए शेयर प्राइस कौन सा अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है रिफाइनरी सेक्टर में भी अटक रिफाइनरी इज अ गुड पिक। अगर आप अगेन बढ़ गया है, काफी टाइम कंसोलिडेट होता रहा, एक टाइम में साइडवेज रहा, जिस टाइम पे हमने देखा सिनर्जी और पीएरएल चले, क्योंकि वो ट्रेडिंग वाली कंपनीज उन्होंने ट्रेडिंग कराई। लेकिन अगर आपको अच्छे कैपिटल गेन के लिए अटक रिफाइनरी आपने रखा हुआ है, तो आप रख सकते हैं। अगर आपको डिप पे मिले तो आप ले भी सकते हैं। सो यस, मेरी रिफाइनरी सेक्टर में पिक अटक रिफाइनरी होगी। कुछ इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड होते हैं इस पे कि शायद ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है, ऐसा तो नहीं है अगर हम इसको अभी देखते हैं करंटली जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा नहीं, देखिए अपनी बुक वैल्यू से तो अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी है? बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां तक तो जाने की जगह नजर आती है। सो यस, उस तरह नहीं कह सकते कि ओवर वैल्यूड हो गया है, फॉर एज लॉन्ग एज कंपनी के पास अच्छा कैश है। कैश के हिसाब से अगर आप देखें, या कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से देखें, तो आई थिंक फेयरली वैल्यूड आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा आई वुड से एक्सपेंसिव, जिससे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको डिप पे ठीक मिले है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। एवेंसियन, हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर बात करें तो एवेंसियन के आप एडवोकेट भी हैं। तो $6.3 मिलियन के इसको कॉन्ट्रैक्ट्स है, न्यू फ्यूल ऑटोमेशन ऑर्डर्स। ये थोड़ा सा इन लेमैन टर्म्स और ऑडियंस को समझाइए, और कितना ये एड इन कर सकता है एवेंसियन के लिए, इस बारे में भी बताइए। अच्छा, बड़े टाइम बाद एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई अगेन। अब मैंने ना इवेंट सेवन की मटेरियल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखी है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की $1 million की देखी है। बट आई होप दे कंट्रीब्यूट टू द अर्निंग्स, सो दैट जस्ट नॉट द जी, अर्निंग्स बट
इन द शेयर प्राइस एज वेल कि शेयर प्राइस बढ़ते हुए नजर आए। अच्छा, 6.3 मिलियन का जो उन्होंने प्रोजेक्ट अभी सिक्योर किया है, ये बेसिकली पाकिस्तानी रुपीस में 1.75 बिलियन के करीब बनते हैं, जो पीकेआर में कंट्रीब्यूशन करेगी इवेंसियन के लिए। बेसिकली जितने भी पाकिस्तान में ओएनसीज कंपनीज है, मेजर ओएमसीज कंपनी है पाकिस्तान में, उसके लिए ये बेसिकली ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट है, फ्यूल ऑटोमेशन आप समझ सकते हैं, जितना भी रिटेल बिजनेस है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जो इन्होंने बेसिकली चीजें मेंशन की थी अपनी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें एक था ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग। अब बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं ना, उसके लेवल्स आपको पता है कि जब फ्यूल पंप्स होते हैं उसके नीचे जो अंडरग्राउंड पंप्स होते हैं उसके लेवल्स को ऑटोमेट करना, गेज करना, दैट्स ऑटोमेटिक टैंक गेजिंग। फ्यूल डिस्पेंस ऑटोमेशन का इन्होंने एक एड्रेस किया था अपनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन में कि कितना फ्यूल डिस्पेंस हो रहा है उसको ट्रैक करना। देयर वाज अनदर थिंग, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अभी मैं चीजें सारी लिखी थी ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब ये कि लेट्स से आपके पास एक मेजर आई वुड से स्टेशन है जहां से आप अपने बाकी पंप्स को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं या ऑटोमेट कर रहे हैं। सो एक सेंट्रलाइज जगह से आपकी सारी चीजें मेजर हो रही हैं। अब इसमें अभी तक जो चीजें मेंशन की गई हैं, बज़ाहिर अगर हम बिजनेस को देखें, सबसे पहले वैल्यू समझते हैं। 6.3 मिलियन, 1.7 बिलियन पीकेआर, गुड वैल्यू। फिर पाकिस्तान में क्योंकि इवेंसियन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गल्फ की, यूएई की साइड पे बड़े क्लोज होते रहे हैं और वहां से एक अच्छा रेवेन्यू आता रहा है, लेकिन हमने देखा शेयर प्राइस में सर परफॉर्म नहीं किया। बट अब आप देखते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशन है। अगर हम अभी इवेंसियन की बात करते हैं तो 80% से ज्यादा, आई थिंक उन्होंने कुछ 1500 से ऊपर उनके स्टेशन हैं। यस, जो टोटल 1500 से ऊपर उनकी साइट्स पे डिप्लॉय हुई हुई चीजें, तो 80% से ज्यादा तो वो कहते हैं कि हमने कैप्चर की हुई है मार्केट। इट्स जस्ट नॉट कि वो एक फ्यूल रिटेल बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे, बट मोर देन इसको हम देखते हैं एक लॉन्गर टर्म में। जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, बैंकिंग की बात करते हैं ना, हम कहते हैं अगर लीजिंग या फाइनेंसिंग बढ़ी तो बैंक आपको कस्टमर बनाता है और उसके बाद आपको नेट बैंकिंग के थ्रू या अपने चार्जेस के थ्रू एक लॉन्ग टर्म में प्ले करता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इवेंसियन को समझते हैं, जस्ट नॉट कि वो ऑटोमेशन प्रोवाइड करेंगे, बट सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सिस्टम अपग्रेडेशन, बहुत सारी चीजों में जो आपकी सर्विस होती है जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू भी हम आगे चल के देख सकते हैं, क्योंकि उसको आप जब आप एक सिस्टम डिप्लॉय करते हैं तो उसको आपको मेंटेन भी करना होता है। तो आई थिंक यस, इट्स अ वैल्यू एडिशन इन द कंपनी। कंपनी का शेयर प्राइस अभी तो हमें वैल्यू समझ आ गई कि एक, और समझो 1.5-2 अरब रुपए के करीब पैसा कॉन्ट्रीब्यूट होगा, बट देन वो शेयर प्राइस पे कितना रिफ्लेक्ट करेगा आगे चल के नजर आएगा। बट आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा रिटेल ये फ्यूल पंप्स हैं, उसके बाद अगर इनकी 1500 से ज्यादा साइट्स डिप्लॉय हैं, वहां से एक ऑटोमेशन का बिजनेस होगा। सो यस, इट्स ओवरऑल इट वाज अ गुड मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, पहले भी आपने कहा 80% मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, कितना इसकी अर्निंग्स के अंदर ये बेहतरी ला सकते हैं, और जब पहले इन्होंने मार्केट कैप्चर की थी की अर्निंग्स जो है उससे बेहतर हुई थी, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, अर्निंग्स में देखते हैं अब कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी, क्योंकि अर्निंग्स से ज्यादा मुझे लगता है कि शेयर प्राइस में कंट्रीब्यूशन आए तो वो ज्यादा वैलिडेट करेगा, बिकॉज हमने पहले भी ये देखा है कि अर्निंग्स में जितने भी प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट क्लोज हुए हैं उसमें अर्निंग्स में कंट्रीब्यूशन तो थी, बट देन शेयर प्राइस ने परफॉर्म नहीं किया। तो अगर कंपनी अर्निंग्स में है, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट कर रही है, तो फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो शेयर प्राइस है वो भी आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। जहां तक बात है अभी, अगर हम क्योंकि जितने भी इवेंसियन के प्रोजेक्ट्स क्लोज हुए हैं वो सारे $1 मिलियन प्रोजेक्ट्स थे। सिमिलरली ये भी आप देखते हैं 1.25 अरब के करीब अगर प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है तो अर्निंग्स के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। तो आई थिंक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। एंड क्योंकि इसी मुल्क के अंदर प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है तो आई थिंक उसके बाद जो एक होता है ना अपसेल सर्विस, वहां पे भी ऑप्शन है। तो आई थिंक इन द लॉन्ग प्ले अगर हम देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन रहेगा, अर्निंग्स में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। एंड अर्निंग्स ज्यादा आई बिलीव कि अगर वो शेयर प्राइस पे कंट्रीब्यूशन नजर आए कि शेयर प्राइस, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा और फिर इन्वेस्टर्स को आई थिंक एग्जिट का भी मौका मिलेगा जिन्होंने बहुत देर से शायद रखा हुआ है, या उसमें फिर एक ट्रेडिंग का भी मौका मिल सकता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक और खबर भी आ रही थी कि जो पाकिस्तान ने ईरान से ये भी कहा कि 50% रिडक्शन की जाएगी प्राइस ऑफ गैस में जो सप्लाई की जाएगी ईरान और पाकिस्तान की जो गैस लाइन प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा बताइएगा इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी कंपनी इसकी बेनिफिशियरी हो सकती हैं, एंड देन अगेन ये कितना एड इन कर सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अगर ये चीज मटेरियलाइज हो जाती है तो। अच्छा, अभी जब हम पाइपलाइन की बात कर रहे होते हैं ना, तो मोस्टली हम लोग सीएसएपी की बड़ी बात कर रहे थे कि पाइपलाइन बिछेंगी, सीएसएपी प्रोवाइड करेगा, सीएसएपी में वो मोमेंटम भी देखा। बट देन अभी सब ये खबरें ही हैं और खबरों की बेसिस पे सब चल रहा है अभी। तो जब तक देखिए अगेन, in order for Pakistan to get everything at the discounted price and not pay a premium, there's an understanding कि आपका यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पहले रिजॉल्व हो, यूएस ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटें और फिर उसके बाद पाकिस्तान ईरान के साथ एक अच्छी टर्मिनोलॉजी पे बिजनेस कर सके। और क्या अगर सैंक्शंस हटती हैं तो क्या उन्हीं डिस्काउंट प्राइसेस पे पाकिस्तान को चीजें मिलेंगी? दैट्स आल्सो समथिंग इन क्वेश्चन। तो जहां तक आपने बात की सीएसएपी, उस दैट कंपनी, हम एसएनजीपी की बात करते हैं, सीएसएपी की बात करते हैं, सो यस वो उसमें आप एक मोमेंटम देख सकते हैं। बट आल्सो
जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये सब चीज़ें भी न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं अंटिल ये कुछ मटीरियलाइज होगा तो कुछ कहना आई थिंक कपल इस वक्त है लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह क्लोज होती हैं किस तरह मटीरियलाइज होती हैं लेकिन इन सब जो गैस पाइपलाइन की बात पाइपलाइन मिल रही है उसमें CSAP एक वो शेयर था जिसको बहुत ज़्यादा आप समझे जिसको डिस्कस किया गया था करेक्ट, देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स इन बिटवीन, बट अगर ये हो जाता है तो अगेन सस्ती गैस मिलेगी तो उससे कंपनीज को भी फायदा होगा, देन अगेन CSAP इसकी एक बेनिफिशियरी होगी। हम रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, EPCL का भी रिजल्ट है, किस हद तक इसके प्रॉफिट्स बेहतर हुए हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कोई टर्न अराउंड स्टोरी बनी है इसमें इसके रिजल्ट्स को देख के, अगर पिछले क्वार्टर से हम कंपेयर भी करते हैं तो। वेल आई थिंक 4.5 अरब रुपए के प्रॉफिट आए हैं 280% का इंक्रीज है और जो PVC की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में उस हिसाब से अगर देखते हैं डोमेस्टिक सेल्स को देखते हैं तो वो एक कंट्रीब्यूटर रहा है PVC एथिलीन का बट अदर देन दैट यही एक कंट्रीब्यूशन रहा है और कंपनी की एक समझे टर्न अराउंड EPS रिपोर्ट हो गई है तो ओवरऑल तो इस तरह का ही रिजल्ट है ठीक है, मार्केट तो 180 का लेवल अपना सस्टेन करेगी, आज भी फ्राइडे की क्लोजिंग भी 180 पे ही थी। अगले 4 दिन के हवाले से आपको मार्केट के आउटलुक क्या लगती है, कंसिडरिंग ऑयल अभी 80s के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, शायद उस हद तक मार्केट अब एब्जॉर्ब कर चुकी हुई है जिस लेवल पे ऑयल ट्रेड करे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 डेज द मार्केट, बताइएगा इस बारे में। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आई थिंक आंखें दिमाग काम करना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है अब जैसे मुझे लगता है मार्केट एक साइडवेज के अंदर ही रहेगी अभी कोई ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है फॉरवर्ड लुकिंग पे जिसको देख के हम कह सकें कि इन टर्म्स ऑफ नंबर डेटा या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ कि हम कह सकें कि बहुत जल्दी मार्केट एक रैली पकड़े सो मुझे लगता है मार्केट यही जो फेज होता है ना ये साइडवेज का अगर मार्केट गिर रही होती है ना तो वो भी आपको एक्टिव रखती है एक्चुअली वो आपको सुस्त रवि का शिकार नहीं होने देती कि आपको इवन अगर आप जंग का पीरियड भी देखें ना तो मार्केट आपको रोज उठा भी रही थी आपको इन्वॉल्व भी कर रही थी आपको स्विचिंग स्वैपिंग भी समझ आ रही थी मार्केट गिर भी रही हो ना मार्केट में वॉल्यूम्स भी हो तो आपकी एक एक्टिविटी नजर आती है बट अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो बहुत डल एक्टिविटी आपको वैसे ही ड्रेन कर देती है तो मुझे वो थका देती है एग्जैक्टली तो मुझे लगता है अभी यही एक्टिविटी शायद चलेगी उसमें आपको पेशेंस आपका टेस्ट किया जाएगा मार्केट करती है तो साइडवेज मुझे लगता है रहेगी इसी रेंज में थोड़ी घूमती रहेगी मार्केट जो आपने स्ट्रैटेजी की जहां तक बात की अगेन मैंने पहले भी ये हफ्तानामा के शो में बोला था कल हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पर नजर रखें जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर थोड़ा स्पाइक आपको नजर आ सकता है रिजल्ट की वजह से आपको स्पाइक नजर जैसे हम SLM की बात कर रहे हैं SLM पहले भी कर रहे हैं आज हम क्लोजिंग पॉजिटिव की तरफ देखी तो इस तरह रिजल्ट क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड सीजन है तो आपको रिजल्ट बेस आपको कंपनी चलती हुई नजर भी आएंगी जिन कंपनियों में न्यूज़ है वो आपको चलती हुई नजर आएंगी जहाँ तक ऑयल की बात है अगर ऑयल इसी रेंज में मैंने आपको बताया इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा वो उसी रेंज में फंसा हुआ है इसलिए मार्केट भी उसी रेंज में फंसी हुई है अगर हमारा ऑयल नहीं चाहते तो मार्केट वहां से थोड़ी सी रैली कर सकती है बट मुझे लगता है कि अगेन एक साइडवेज हम विटनेस कर सकते हैं करेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का PS6 रोजनामा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट तज्जिए एनालिसिस और डिस्कशन के लिए आपको मुलाकात होगी रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मुफीस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।